Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to you all. आज का हमारा टॉपिक लर्निंग स्टाइल्स is the second part of the our last session. Last session में हमने प्रिंसिपल एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग डिस्कस किए थे. आज के सेशन में हम लर्निंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आज अक्टूबर 10 है जो कि दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे की मुनासिबत से मनाया जाता है. इस दिन के मनाने का मकसद लोगों को अवेयर करना है कि अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे नर्सेज ज़्यादातर मेंटल स्ट्रेस और वर्कआउट से एग्जॉस्ट कर जाती है और दे आर डीलिंग विद डिफरेंट stress, anxieties, depression. So, with respect to the public, the World Mental Health Day or the mental health care is much more important to the nurses around the world. So, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप काम करते हो, एक अजीम काम करते हो, आप अपने सेहत के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप सेफ है तो आपका पेशेंट सेफ रहेगा. थैंक यू. नाउ गोइंग बैक टू द सेशन, लर्निंग स्टाइल के बारे में हमने बात की लास्ट सेशन में कि लर्निंग स्टाइल होता क्या है. तो बेसिकली इट इज रेफर एज द वे ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. लर्निंग स्टाइल मेरा हर एक इंडिविजुअल का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है. कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग ऑडियो विजुअल होते हैं, कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन से सीख कर एक स्किल परफॉर्म करके सीखते हैं. तो बेसिकली मकसद सीखने का है, लेकिन हाउ दीज understanding develop, the way of individual process that information to reach to the same level of understanding is basically called learning style. और ये हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. एक क्लास में डिफरेंट लोग बैठे होते हैं तो सब इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता होगा. Each learner is a unique and complex. वही बात, like the individual learner is distinguished one learner from another. So as a teacher, it is our responsibility to keep this thing in mind before arranging a session or conducting a session. आप इस चीज के बारे में जरूर सोचें कि हम मेरे क्लास में डिफरेंट स्टाइल के लोग बैठे होंगे और मेरा काम यही है कि मैं इस क्लास को एक सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ले आना है. तो व्हाट स्ट्रेटजीज मैं के कौन सी मॉडलिटीज यूज करूं ताकि सब लोग एट अ टाइम एट द एंड ऑफ द क्लास इस लेसन को या कंटेक्स्ट को सेम लेवल पे समझ सके. Learning style model are based on the premise that certain characteristics of the style are biological in origin and sociological developed. तो अब ये दो एस्पेक्ट है लर्निंग स्टाइल डेवलप कैसे होते हैं. तो एक तो उनका ओरिजिन बायोलॉजिकल है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिस तरह राइट ब्रेन एक्टिव लर्नर एंड लेफ्ट ब्रेन एक्टिव लर्नर. एंड द अदर इज सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट. कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन में, कुछ लोग इंडिविजुअल सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं. तो ये सोशल एस्पेक्ट भी एक एडेड है. सो मिसाल में इन लोगों ने मेंशन किया है, सपोज अगर given the same content, most learner can assimilate information with equal success. कि अगर आप एक क्लास को एक कंटेंट दे दें, एक लेसन दे दें, असाइनमेंट दे दें, तो क्लास में सब स्टूडेंट या सब ऑडियंस उसी टॉपिक को समझ जाएंगे. लेकिन हाउ दे प्रोसेस, ये समझना एक प्रोसेस है. तो हाउ these different individual can reach to that same level of understanding. तो इसी प्रोसेस के लिहाज से आज हम बात करेंगे कि वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा. तो जिस तरह मैंने बताया, कुछ ऑडियो विजुअल होंगे जो कि सुन के आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को. कुछ लोग विजुअल स्पेशल होते हैं जो वीडियो देख के सीखते हैं. कुछ लोग परफॉर्मर होते हैं जो काम करके सीख जाते हैं. तो इसी प्रोसेस को, हाउ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इज कॉल्ड द लर्निंग स्टाइल. और ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. इसमें इम्पोर्टेंट जो
फाइंडिंग है वो फ्रेडमैन एंड एले, जिन्होंने 30 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को स्टडी किया और फिर उनमें से 7, 6, 8, 10 प्रिंसिपल बनाए, कंबाइन किए, सिंथेसाइज किए और उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन एंड एले 1984, both the style of the teacher prefer to the, ओके, अगर एक टीचर को एक क्लास लेना है तो ये लाजमी देखना होगा कि टीचर का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है और ऑडियंस का लर्निंग स्टाइल क्या है, और ये दोनों का लर्निंग स्टाइल अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग एनहेंस होगी, स्टूडेंट की लर्निंग होगी। दूसरे प्रिंसिपल में बताया गया कि द टीचर नीड टू गार्ड अगेंस्ट ओवर टीचिंग बाय देयर ओन प्रेफर्ड स्टाइल। अब अगर एक स्टूडेंट ऑडियो विजुअल, एक टीचर ऑडियो विजुअल है, तो उस टीचर ने अपने मेथड से स्टूडेंट को ओवर टीच नहीं करना, उनको इम्पोज नहीं करना अपनी ओन प्रेफर स्टाइल को, रादर देन ask the student or assess the student to teach on the student on the student preferred style। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि फ्यूचर में हेल्प कर सकती है, कुछ प्रिंसिपल है। और लास्ट में नोट में जिस तरह मेंशन किया गया कि इट इज मच इजियर फॉर एजुकेटर टू चेंज द टीचिंग अप्रोच देन फॉर द लर्नर टू अडॉप्ट द लर्निंग देयर लर्निंग स्टाइल। तो एक टीचर के लिए ये आसान होता है अपना टीचिंग स्टाइल, अपना लर्निंग स्टाइल एडजस्ट करना, रादर देन कंपेलिंग द स्टूडेंट टू एडजस्ट देयर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। तो इधर टीचर को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 3 में जिस तरह डिस्कस किया गया कि टीचर आर मोस्ट हेल्पफुल व्हेन दे असिस्ट स्टूडेंट इन लर्निंग देयर ओन प्रेफर्ड स्टाइल। स्टूडेंट टीचर असिस्ट करेगा स्टूडेंट को ताकि स्टूडेंट अपने प्रेफर स्टाइल से लर्न कर सके, रादर देन लर्न बाय द टीचर प्रेफर्ड स्टाइल। दूसरा बताया गया कि मेकिंग लर्नर अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग स्टाइल। तो हम हमारे ऑडियंस के लर्निंग स्टाइल को असेस करने के बाद टीचर ने ये फीडबैक देना है स्टूडेंट को, उनको बताना है कि आपकी ये लर्निंग स्टाइल है तो आप इससे अच्छी तरह सीख सकते हो। तो आपने स्टूडेंट को अवेयर भी करना है कि किस तरह, कौन सा आपका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल है। जिस तरह डेवलप स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज and different teaching modalities, strategies to enforce all the audience on their own preferred style। अब इस सारे बातों का प्रिंसिपल के डिस्कशन का मकसद क्या है? जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया, हमारे पास 30 ऑडियंस है, स्टूडेंट है, उनको हमने एक सेशन अरेंज करना है। अब एज ए टीचर मेरा डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है, मैं ऑडियो विजुअल हूँ, एक चीज को सुन के इजीली अंडरस्टैंड करता हूँ और खुद बता के भी वही इजीली अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन मेरे जो सेशन में 30 लोग बैठे होंगे तो उनमें से डिफरेंट स्टाइल के लर्नर होंगे, कुछ ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेटर, कुछ। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने इन सबको एक सेम लेवल अंडरस्टैंड पे लेके आना है। तो रादर देन टीचिंग टू देम ऑन माय ओन स्टाइल ऑफ learning, as a teacher it is my responsibility to use multiple modalities, different strategies। मेरे सेशन में वीडियो भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, साथ साथ मैंने कुछ परफॉर्म स्किल्स, साइकोमोटर डोमेन वगैरह भी यूज करने, जिस तरह मैंने कुछ विजिट्स करना है आउटसाइड पे। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी, अगर ये सारे स्ट्रेटेजीज मैं एक क्लास में या एक कोर्स में यूज करूँ तो इट विल हेल्प for the teacher to to learn, teach easily, and for the audience to learn better। now जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे पास दो एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकल ओरिजिन एंड सोशियोलॉजिकल ओरिजिन। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो लर्निंग कैपेबिलिटीज की जैसे हम बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी मुतासिर करती है उनकी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल को। जिस तरह
डॉक्टर रॉजर स्पेरी ने एक रिसर्च कंडक्ट की और आपने बताया कि हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लर्निंग को और हमारे लर्निंग स्टाइल को इफेक्ट करती है। सो बायोलॉजिकली जिस तरह डॉक्टर रॉजर स्पेरी ने बताया कि जो राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर के लोग हैं, दे आर मोर वोकल एंड एनालिटिकल, बोलने वाले लोग होते हैं और एनालाइज करते हैं चीजों को, और अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिकल थिंकर होते हैं। और वेयर इज द राइट ब्रेन एक्टिव लर्नर, जिनका राइट ब्रेन हेमिस्फेयर उनकी लर्निंग में यूज हो, तो दे आर टू बी मोर इमोशनल, विजुअल, स्पेशल एंड नॉन वर्बल। ये लोग खामोश होते हैं, चीजों को देख के सीखते हैं, वीडियो लर्नर होते हैं और ज्यादातर इमोशनल होते हैं। तो अब टीचर ने इन दो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के लोगों को एट अ टाइम डील करना है। तो अपने इस एस्पेक्ट को देखना है कि अगर मेरे पास राइट ब्रेन लर्नर हो तो उनको मैंने कैसे डील करना है इमोशनल एस्पेक्ट को देख के, और जिस तरह उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल है। तो इट डजंट मीन दैट अगर वो क्लास में डिस्कस ना करे तो वो लर्निंग नहीं कर रहा, नहीं। उनकी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बायोलॉजी ऐसी है कि वो उनकी जो जिसकी वजह से वो इस तरीके से वो, दिस इज हिज ओन प्रेफर स्टाइल दैट ही प्रेफर टू लर्न ऑन दैट। वेयर इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर में, जैसे हमने बताया, वो वोकल होते हैं, लॉजिकल थिंकर होते हैं। तो ये चीजें हमने माइंड में रख के हमने एक टीचिंग में। अच्छा, तीसरा एक फैक्टर है जिस तरह बोथ हेमिस्फीयर लर्नर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें बोथ हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट दोनों काम करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। जिस तरह हमारे पास साइंटिस्ट है, जिस तरह आइंस्टाइन, थ्योरिस्ट, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू वाले लोग होते हैं, ये अक्सर रिसर्च बताते हैं कि ये बोथ हेमिस्फीयर लर्नर होते हैं। तो ये डिफरेंट तरीकों से, हर एस्पेक्ट से ये लोग इजीली सीख सकते हैं। अब लास्ट में एक नोट में जिस तरह बताया गया कि देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग साइड ऑफ द ब्रेन। अब राइट और लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास राइट ब्रेन वाले एक्टिव होते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट और लेफ्ट वाले नहीं, ऐसा नहीं। अब ये इंडिविजुअल प्रेफर स्टाइल है, दोनों लर्न करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है, वो जो राइट वाला है वो राइट हेमिस्फेयर से और लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर के प्रोसेस से सीखता है। तो पर्पस उनका लर्न करना है और ये अपने ओन प्रेफर स्टाइल से लर्न करते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस, जिस तरह राइट और लेफ्ट में क्या क्या डिफरेंस है, तो इस स्लाइड को आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डन एंड डन लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। अब ये दो हस्बैंड एंड वाइफ थे, साइंटिस्ट थे, 1967 में उनकी एक फाइंडिंग आई, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। अब इस इंस्ट्रूमेंट को रीटा एंड केनेथ डन, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल डेवलप किया टू डायग्नोज और इवैल्यूएट द लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इस लर्निंग स्टाइल टूल का मेन मकसद था कि एक टीचर जब असेस करते कि कैसे मेरे स्टूडेंट की लर्निंग प्रेफर स्टाइल क्या है, तो ये टूल बेसिकली उसी टाइम पे आप यूज कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। तो इस स्टाइल को, जिससे हम लर्निंग स्टाइल ऑफ द ऑडियंस मालूम करते हैं, इसको डन एंड डन लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी कहते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आप एजुकेशन इसके लिए। तो इसको जरा एक व्यू देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस कॉलम में दिखाया गया कि स्टिमुलस दैट स्टिमुलेट द लर्निंग एंड द एलिमेंट, कौन से वो वजूहात है, एलिमेंट है, आंसर है जो हमें ऐड करती है हमारे लर्निंग प्रोसेस को। तो स्टिमुलस में हमारे पास एनवायरनमेंट है जो कि डायरेक्ट हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती है। उसमें साउंड, लाइट, टेम्परेचर एंड डिजाइन। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जहाँ पे शोर हो तो लर्निंग कम होगी, लाइट कम हो या लाइट हमारे लर्निंग को इफेक्ट कर सकते। टेम्परेचर, जिस तरह एसी का टेम्परेचर, क्लासरूम का टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, ठंड हो, गर्मी हो,
और डिजाइन, आप कैसे क्लास कंडक्ट करते हो, डिजाइन करते हो। तो ये सारी चीजें जिस तरह डिस्कस किए हैं, तो या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिस तरह। सेकंड स्टिमुलस में हमारे पास इमोशनल एस्पेक्ट है, मोटिवेशन, परसिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। अब अगर आप स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, स्टूडेंट विल लर्न। परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर एक स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है लेकिन रोज पढ़ता है, तो ही विल परफॉर्म बेटर देन दो स्टूडेंट हु आर रीडिंग 16 आवर अ डे इन द लास्ट डेज ऑफ द एग्जाम। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने एक शेड्यूल बनाना है ईयरली या सेमेस्टर वाइज, जिसके थ्रू आपने उसको फॉलो करना है रेगुलरली, तो आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक द जॉब, हाउ टू लर्न द सब्जेक्ट और द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। जिस तरह थर्ड स्टिमुलस में हमारे पास सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोसाइटी, जिस तरह लोग, तो हमारे पास पीयर ग्रुप, हमारे दोस्त, इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनसे हम सीखते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली। सेल्फ, कुछ लोग इंडिविजुअल लर्नर होते हैं, वो सेल्फ कुछ चीजें, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में, मूवीज वगैरह देख के सीखते हैं। पेयर्स में कुछ लोग डिस्कशन से जाके हॉस्टल में बैठ के क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। टीम में कुछ लोग इस तरह टीम में एडल्ट एंड वेरिड। सो ये कुछ फैक्टर है जो कि आपकी सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल फैक्टर है आपकी लर्निंग स्टाइल को मुतासिर करती है। डन एंड डन साहब ने बताया कि फिजिकल फैक्टर भी है, जिस तरह परसेप्चुअल, इनटेक, टाइम एंड मोबिलिटी। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। परसेप्शन मीन आप कैसी चीजों को परसीव करते हैं, आपके 5 जो सेंसेस है, ये कैसे है, आपकी आई, नजर कैसी है, आप सुन सकते हो, आप लिख सकते हो, तो ये आपकी जनरल 5 सेंसेस है। और लास्ट में छठा सेंस भी है, कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि किस चीज का क्लास है, तो मैं उससे पहले मैं प्री रीडिंग कर लूँ और बाद में पोस्ट रीडिंग कर लूँ। तो अब मेरे तरफ से एक छठा सेंस भी है, ये भी यूज कर लो। अच्छा, ओके। इनटेक, क्लास से पहले आपकी डाइट, आपने नाश्ता किया हो, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जिस तरह टाइम, आप कितना टाइम, क्लास 4 घंटे है कंटिन्यूअस, 2 घंटे है या दरम्यान में ब्रेक मिल रहा है या नहीं। मोबिलिटी, तो ये सारे एस्पेक्ट जो कि फिजिकल एस्पेक्ट में आते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमारे पास एनालिटिकल एंड ग्लोबल। हेमिस्फेयर प्रेजेंट्स, जिस तरह हमने बताया कि राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। एंड लास्ट में इम्पल्सिव एंड रिएक्टिव। इधर आई नीड टू एक्सप्लेन। इम्पल्सिव वो लोग होते हैं जिन पे, सपोज ये लोग तब रिएक्ट करते हैं, तब पढ़ाई करते हैं, तब चीजों को सीखते हैं जब उन पे प्रेशर आ जाए। सपोज असाइनमेंट है, मैंने कल असाइनमेंट सबमिट करनी है, कल एग्जाम है, तो एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं सारा कोर्स रिव्यू करूंगा। कुछ लोग रिफ्लेक्टिव होते हैं, एक काम जब हो जाता है, इवेंट हो जाता है, उस पे जाके रिफ्लेक्ट बैक करते हैं घर में कि ये इवेंट होता है तो उससे मैंने कैसे क्या सीखा, कुछ जो मेरा अंडरस्टैंडिंग थी पहले, जो अभी बाद में मेरे एक्सपीरियंस के बाद हो गई, वो क्या। तो रिफ्लेक्शन पे मैंने आपको एक लेक्चर दी, काफी लंबा लेक्चर था, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो रिएक्टिव लोग होते हैं, कुछ प्रोएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव लोग होते हैं जो सिचुएशन आ जाती है, सपोज मेरा एग्जाम है 3 दिन बाद, आइल्स का टेस्ट है सपोज, तो आइल्स के टेस्ट के लिए मैं, मुझे स्कॉलरशिप मिला और मुझे आइल्स का टेस्ट का नोटिस आया कि आपने हफ्ते बाद आइल्स का टेस्ट देना है। तो जाके मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना है और दिन रात 16 घंटे पढ़ना होगा। लेकिन कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि उन्होंने जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जब उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो उससे पहले उनके माइंड में था कि मुझे आइल्स करना पड़ेगा। तो वो बंदा जो प्रोएक्टिव है, वो पिछले 4 महीने से आइल्स के लिए तैयारी कर रहा था। तो we must be a proactive person rather than a reactive person। तो ये डन एंड डन की लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी है, जिसको हमें माइंड में रख के एक टीचिंग प्लान करना है एज अ बेस्ट एजुकेटर इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अब इस स्लाइड में ये बताया गया है कि इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर एक्सेस टू द लर्निंग टूल, अगर आपके पास ये डन एंड डन वाले इन्वेंटरी ना हो, ये टूल्स अवेलेबल ना हो, तो आप किसी और तरीके से भी स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को असेस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन पूछ के आप बता सकते हो, असेस कर सकते हो। और ये 4-5 एक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के, सपोज डू यू प्रिफर टू अटेंड लेक्चर
आर पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन। किस तरीके से आप नॉर्मली एक इंडिविजुअल के को आप इंटरव्यू जब करते हो स्टूडेंट को, तब स्टूडेंट से ओपिनियन लेते हो कि आप लोग किस तरह क्लास लेना चाह रहे हो, एक लेक्चर फॉर्मल लेक्चर की तरह, या आप ग्रुप एक्टिविटी करना चाह रहे हो, या आप विजिट करना चाह रहे हो, किस तरीके से, तो आपको अंदाजा हो रही है कि कितने ग्रुप लगने रहे हैं, कितने, व्हाट डू यू लाइक बेटर रिगार्डिंग और वाचिंग अ वीडियो टेप। तो अब ये देखो वीडियो स्पेशल एस्पेक्ट की बात कर हो रही है। व्हाट वुड यू प्रेफर दैट अ स्किल बी डेमोन्स्ट्रेटेड साइकोमोटर डोमेन, जिस तरह कुछ लोग परफॉर्म करके सीख जाते हैं, तो ये साइकोमोटर एस्पेक्ट है। तो ये सारे बेसिकली 4-5 एक क्वेश्चन है, इसमें आप स्टूडेंट से पूछते हो कि वो कौन से स्ट्रेटेजी को, उनका प्रेफर स्टाइल, लर्निंग स्टाइल कौन सा। तो आप अगर डन एंड डन स्टाइल को नहीं फॉलो कर सकते या अवेलेबल नहीं है, तो आप इन 4-5 क्वेश्चन को पहले अपने स्टूडेंट के साथ, जब आपका फर्स्ट एनकाउंटर हो एक कोर्स स्टार्ट करने से पहले, तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो देन एज अ टीचर आपके लिए इजी रहेगा उनके लिए कंटेंट तैयार करना और स्ट्रेटेजी डेवलप करना। ओके, सो द टेक अवे मैसेज इज, चूंकि आज मेंटल हेल्थ डे था, तो अगेन आई विल emphasize that as a nurse we are dealing with different situation in the unit, as a educator हम डिफरेंट स्ट्रेस में रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरते हैं, तो द मेंटल हेल्थ ऑफ अस इज आल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट एज आवर फिजिकल। एंड फॉर मोर advanced concept, subscribe and share the theoretical nursing. Thank you. Bye bye.